उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, इच्छा करने से नहीं। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता। ओम श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्या सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्री सनद उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दकुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्तोत्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारी उमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्म समुद्रश्च सिद्धसारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः चरजन्मगणाधीशः पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्व आगमप्रणेता च वांशितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानि यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानि कीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नाम कार्याविचारणा। श्री कार्तिकेय चंद्रार्पणमस्तु। सभी को हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम। हरिओम गुरुजी। 19 मार्च को गुड़ी पड़वा हो गया। उस दिन हमने सभी ने अपने अपने घर पर अपने अपने समय पर मुहूर्त के अनुसार पंचांग का पूजन किया होगा। तो उस समय पर हमें पंचांग का विवरण देखना था, लेकिन भावों की जानकारी बाकी थी, इसलिए हमने गत सप्ताह भाव के विषय में देख लिया था। आज हम पंचांग के विषय में देखेंगे। तो सभी के पंचांग अपने अपने हाथ में होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। तो पंचांग क्या होता है, प्रचलित पंचांग क्या क्या है और उसमें से हमें क्या देखना है, कैसे देखना है, उस विषय में आज का सत्र रहेगा। अगर आज के सत्र में ये विषय पूरा होता है तो ठीक है, अन्यथा अगले सत्र में भी कुछ जानकारी हमें पंचांग की लेनी होगी। पंचांग जो होता है वो ज्योतिष गणित का उपयोग करके तैयार किया जाता है। पंचांग का अर्थ होता है 5 अंग, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग होते हैं जिससे ये पंचांग बनता है। कई सारे पंचांग जो लोकप्रिय है, प्रचलित है, जैसे महाराष्ट्र में सोलापुर के का दाते पंचांग है, नागपुर के राजदेकर जी का महाराष्ट्रीय और वैदर्भी पंचांग है, कराड़ का रुईकर पंचांग है, पारनेर का शास्त्र शुद्ध पंचांग है, पुणे का तिलक पंचांग है, मुंबई के भी ढवळे पंचांग एक प्रचलित है, निर्णय सागर पंचांग है जो मुंबई से निकलता है, और मुंबई से और एक निकलता है, वो है सालगांवकर जी का काल निर्णय पंचांग जी। इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। इसके अलावा कोल्हापुर के लाटकर जी का एक पंचांग है, गुजराती में मुंबई से निकलने वाला एक जन्मभूमि पंचांग है, अहमदाबाद कर्णावती से निकलने वाला गुजराती संदेश पंचांग है। इसके साथ ही हिंदी में भी हरदेव शास्त्री जी का विश्व विजय पंचांग निकलता है, और साथ में पंडित गजेंद्र विजय जी का भी एक पंचांग है। ये कई सारे लोकप्रिय पंचांग है। इसके अलावा कई सारे कैलेंडर यानी दिनदर्शिका भी विविध भाषाओं में प्रकाशित हो रही है, उनमें भी पंचांग भी साथ में छपते हैं। इस सत्र में हम केवल काल निर्णय पंचांग की ही विस्तृत जानकारी देखने वाले हैं। इसमें से केवल गुजरात जो होते हैं वो कार्तिकी प्रतिपदा से आरंभ होते हैं, और बाकी सभी पंचांग जो है वो चैत्र पाड़वा यानी गुड़ी पाड़वा से आरंभ होकर उसके अगले वर्ष के गुड़ी पाड़वा तक ये चलता है। और जो कैलेंडर छपते हैं जिनमें जो पंचांग होता है वो जनवरी से दिसंबर तक के लिए होता है, क्योंकि कैलेंडर जनवरी से दिसंबर होता है। पंचांग का जो मुख्य पृष्ठ है, जिसमें वर्ष, शके, विक्रम संवत, संवत्सर, फल, शालिवाहन शके लिखा रहता है। काल निर्णय के मुख्य पृष्ठ पर शालिवाहन शके लिखा है, जिसमें शालिवाहन शके 1948 1948 यह पंचांग जो है वो गुड़ी पड़वा से गुड़ी पाड़वा तक का होता है। सभी पंचांगों में विघ्नहर्ता गणपति का भी चित्र छपा होता है, तो कुछ पंचांगों में गणपति के साथ सरस्वती जी का चित्र होता है, और कई पंचांगों में तो नवग्रह तथा 12 राशियों के भी चित्र मुख्य पृष्ठ पर या अंदर छपे रहते हैं। काल निर्णय पंचांग के अंदर के पृष्ठ पर गणेश जी का चित्र है। आप पहला पन्ना खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा कि अष्टविनायक में से गिरिजात्मक लेणाद्रि का यह गणपति का चित्र है। साथ में और भी लिखा होगा कि गुड़ी पड़वा के दिन इसी गणेश का पूजन करना होता है। हमारा जो यह पंचांग है, यह
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा से प्रारंभ होकर फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को समाप्त होता है। उत्तर भारत में हमारी तरह ही गुड़ी पाड़वा से ही वर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र से फाल्गुन तक 12 महीने होते हैं। इस काल को शक कहा जाता है। राजा शालिवाहन ने भारत विविध लोगों ने जो आक्रमण किए थे, शक, हूण, यवन, ऐसे बहुत सारे थे, उसमें से एक जो शक थे उन पर विजय प्राप्त की थी और स्वयं का राज्याभिषेक करवाया था। उस दिन से यह शालिवाहन शक आरंभ होता है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र है, वहाँ कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी दिवाली पाड़वा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक वर्ष माना जाता है। कार्तिक से अश्विन तक के 12 महीने की अवधि को विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रम राजा ने इस संवत को प्रारंभ किया था, इसलिए इसे विक्रम संवत कहा जाता है। राजा शालिवाहन ने अपने राज्याभिषेक की स्मृति में 3 मार्च 78 ईस्वी सन आरंभ होने के बाद 78 वर्ष के बाद यह शालिवाहन शक का आरंभ किया था। अतः इस वर्ष में और शालिवाहन शक के बीच में 78 वर्षों का अंतर है। ईसा पूर्व काल से 78 वर्षों के अंतर को घटाने पर शालिवाहन शक का वर्तमान वर्ष हमें प्राप्त होता है। वर्तमान में ईसा वर्ष जो है वो 2026 है। इस 2026 में से 78 हम घटा देंगे तो 1948 मिलता है, जो अभी इस वर्ष का शालिवाहन वर्ष, शालिवाहन शक जो वर्तमान में चल रहा है। पंचांग में भी मुख्य पृष्ठ पर शालिवाहन शक का यही 1948 लिखा गया होगा। संवत और शक के वर्ष के बीच में 135 वर्षों का अंतर है। विक्रम संवत के प्रारंभ होने के 135 वर्ष बाद शालिवाहन शक का आरंभ हुआ था। यदि हम शालिवाहन शक में 135 वर्ष जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत की गणना की जा सकती है। वर्तमान जो शालिवाहन शक है 1948, उसमें हमने 135 जोड़ दिए तो हमें मिलेगा 2083 वर्तमान में विक्रम संवत 2083 चल रहा है। इस विधि के बगैर भी हम वर्तमान में विक्रम संवत ढूंढ सकते हैं। वो कैसे? तो वर्तमान जो ईसा वर्ष चल रहा है उसमें 57 जोड़ देते हैं तो भी हमें विक्रम संवत मिल जाता है। जैसे 2026 में 57 जोड़ दिया तो 2083 हमें मिल जाता है। ये 60 संवत्सरों का एक चक्र होता है जिसमें 60 संवत्सर होते हैं। जो एक संवत्सर का अर्थ होता है एक वर्ष। 1 से 60 तक के क्रम में संवत्सर चक्र पूरा होने के बाद यह पहले संवत्सर से पुनः आरंभ होता है। इन 60 वर्षों के नाम अपने काल गणना के सत्र में दिए हैं, जिसका रिकॉर्डिंग चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद जो हमें अंदर के पन्नों पर देखने मिलेगा ग्रहशील विचार, जिसमें एक एक पन्ना पलटेंगे तो आपको दिखेगा, जिसमें 12 ग्रहों की जानकारी दी गई है। जैसे ग्रह, उसके अंग्रेजी नाम, उसके चिन्ह, स्वगृह, उच्च राशि, परम उच्च, नीच राशि, परम नीच, उसके बाद मूल त्रिकोण, लिंग, वर्ण, तत्व, गुण, स्वभाव, रस, सुवर्ण दृष्टि, दिशा, उदय, रंग, रत्न तथा अंक। ऐसा ये पूरा कोष्टक में दिखाई देता है। इसमें से कुछ कुछ जानकारियां जो है वो कृष्णमूर्ति पद्धति के लिए आवश्यक नहीं है, वो पारंपरिक के लिए आवश्यक है। जैसे स्वगृह, उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण, ये सारी जानकारियां कृष्णमूर्ति में आवश्यक नहीं होती हैं, वो पारंपरिक में देखी जाती हैं। उसके साथ ही राशि से शुभाशुभ ग्रहों का कोष्टक, यह भी पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र के लिए आवश्यक है, कृष्णमूर्ति के लिए आवश्यक नहीं होता है। उसके बाद के पन्ने पर देखेंगे तो नवग्रह, दान तथा जप संख्या, यह हम किसी के जातक की जन्माक्षर अगर देखते हैं, उसमें अगर किसी ग्रह के विषय में उसे शुभ फल मिलना चाहिए ऐसा लगता है, तो उस ग्रह के विषय में हम उन्हें, जातक को बता सकते हैं कि किस ग्रह के लिए कौन सा जप संख्या और दान कौन सा करना है, इसके विषय में हम बता सकते हैं। उसके बाद आती है अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका में इस पंचांग में किस पन्ने पर क्या क्या दिया है, इसका पूरा विवरण इस अनुक्रमणिका में हमें देखने मिलता है। उसके बाद का जो अंदर का पन्ना है उसमें शालिवाहन शके संवत्सर फल, जिसमें गुड़ी पाड़वा के दिन पंचांग की पूजन कैसे करना और उसके बाद उस पूजन के साथ ये संवत्सर फल, पूरे वर्ष का, अपने देश का फल क्या होगा, ये सारा सविस्तर इसमें लिखा गया है, जो आप आपके समय अनुकूल समय पर आप इसे पढ़ सकते हैं।
उसके बाद का जो पन्ना है जिसमें ग्रह राशि प्रवेश 5 वर्षों का पूरा कोष्टक दिया है। आप अगर ये कोष्टक देखते हैं तो केवल चंद्र छोड़कर बाकी सारे ग्रहों के विषय में वह किस तिथि को, किस तारीख को राशि बदलते हैं, दूसरे नए राशि में प्रवेश करते हैं, उसकी तारीख लिखी होगी। चंद्र का इसमें नहीं दिया होता है। इसका कारण यह है कि चंद्र हर 2-2.5 दिन में राशि बदलता है। तो पूरे वर्ष का अगर लिखना रहा तो काफ़ी लंबी सूची हो जाएगी और 5 वर्ष का तो और भी लंबी सूची हो जाएगी। इसलिए इसमें चंद्र छोड़कर बाकी सारे ग्रहों के राशि प्रवेश के दिनांक इसमें इस कोष्टक में हमें देखने मिलेंगे। इसके बाद का जो है वो अवखड़ा चक्र, जिसका अध्ययन हमने पहले ही कर लिया है। फिर से एक बार आप सामने देख सकते हैं। आपके पंचांग में वो अवखड़ा चक्र दिखाई देगा, जिसमें नक्षत्र, नाड़ी, योनि, गण, आराध्य वृक्ष, दान, देवता, मुख, दृष्टि, तत्व, संज्ञा, चरणाक्षर, चरणांक, चरण स्वामी, नवमांश, समाप्ति, नवमांश राशि, राशि का स्वामी, राशि वर्ण, वस्य, तत्व, यह सारी जानकारी 27 नक्षत्र और 12 राशि के बारे में दिया है। इसके विषय में भी अधिक जानकारी के लिए अपना जो पहले सत्र हुआ है जिसमें अवखड़ा चक्र है, उसका भी चित्रीकरण अपने चैनल पर उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हैं। इसका पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद जो है वो राशि घात चक्र, पृष्ठ क्रमांक 12, वह भी हमें ऐसा देखा जाए तो ये पारंपरिक में अधिक देखा जाता है, कृष्ण मूर्ति में इसका अधिक विचार नहीं होता है। उसके बाद उसी पृष्ठ पर, पृष्ठ क्रमांक 12 पर वास्तु का विचार दिया है। जो वास्तु से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए यह जानकारी उचित रहेगी। उसके पश्चात है उपनयन मुहूर्त। उपनयन अर्थात मुंडन जो किया जाता है बच्चों को गुरुकुल में भेजने के पहले, उनका उपनयन होता है, जनोई पहनाई जाती है, उसके ये मुहूर्त है। पृष्ठ क्रमांक 14 पर हमें ये देखने मिलेगा। जिस भी बटु का उपनयन संस्कार होना है उसकी कुंडली में चंद्रमा से चौथे, 8वें या 12वें स्थान पर बृहस्पति गोचर नहीं कर रहा हो। यदि बृहस्पति चंद्रमा से पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 7वें, 9वें, 10वें या 11वें स्थान पर गोचर कर रहा हो तो उपनयन के लिए गुरु की शक्ति उपलब्ध होती है। यह हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उसके मुहूर्त पहले से ही इसमें निकाल कर दिए हैं। उपनयन के मुहूर्त के लिए निम्न बातें बहुत आवश्यक हैं, जैसे महीना जो है वो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, माघ तथा फाल्गुन होना चाहिए। तिथि कौन सी? तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, दशमी तथा एकादशी। वार कौन से अच्छे होते हैं? तो रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार तथा शुक्रवार। नक्षत्र के विषय में देखें तो अश्विनी, मृगा, पुष्य, पूर्वा, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपदा और रेवती, यह लाभकारी होते हैं। लग्न कौन सा होना चाहिए? लग्न अर्थात पूर्व क्षितिज पर उपनयन के समय कौन सी राशि उदित हो रही है, वह लग्न कौन से होने चाहिए? तो उत्तरायण में वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और मीन राशि के बीच ये उपनयन हो सकता है। कुछ बातें उपनयन मुहूर्त के लिए वर्ज्य गई हैं कि इसका उपयोग नहीं करना है, जैसे बृहस्पति शुक्र का अस्त होना, सिंहस्थ बृहस्पति, अधिक मास, क्षय मास, व्यतिपात, वैधरितिपात, भद्रा, पर्वे, करिदिन और अन्य कुयोग जो होते हैं उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। उपनयन के समय बटु की जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों का भी ध्यान रखना उचित होता है। बटु के लग्न से तथा चंद्र से 8वां लग्न नहीं होना चाहिए, यह भी हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम देखते हैं पृष्ठ क्रमांक 19, मूर्ति प्रतिस्थापना के मुहूर्त उसमें दिए हैं 19 पर। अगर कोई जातक हमें पूछने आता है तो इस पंचांग को खोलकर देखकर हम उन्हें बता सकते हैं। वास्तु शांति का मुहूर्त भी दिया है पृष्ठ क्रमांक 20 पर। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 21 पर तिथि तथा करण के कोष्टक दिए हैं। 11 करण हैं, बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुग्न। यह 11 करण जो हैं उसके विषय में ऐसा है कि गणित उसका कि तिथि का आधा भाग यह करण होता है। जैसे तिथि सूर्य और चंद्र के बीच लगभग 12 अंश की दूरी पर तिथि बदलती है, वैसे चंद्र और सूर्य के बीच में लगभग 6 अंश की दूरी पर करण बदलता है। ऐसे ये 11 कुल करण होते हैं।
उसके पश्चात पृष्ठ क्रमांक 22 पर देखेंगे तो भूमि पूजन मुहूर्त दिखाई देंगे। या भी किसी की जातक की आवश्यकता है तो हम देखकर बता सकते हैं। तत्पश्चात पृष्ठ क्रमांक 23 पर विवाह तथा उपनयन मुहूर्त के विषय में कुछ सूचनाएं दी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप उसे बाद में पढ़ भी सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 24 पर विवाह के गुण मिलन या विवाह का मुहूर्त यह दिया है। पूरे वर्ष में विवाह के लिए जो मुहूर्त उपलब्ध होते हैं इसकी सूची हमें यहाँ मिलती है, जिसमें दो प्रकार के मुहूर्त होते हैं। एक होता है मुख्य मुहूर्त और दूसरा होता है गौण काल मुहूर्त। पृष्ठ क्रमांक 24 पर हमें मुख्य मुहूर्त देखने मिलते हैं और गौण काल मुहूर्त जो है वो पृष्ठ क्रमांक 29 पर देखने मिलेंगे। आप पृष्ठ क्रमांक 29 खोलेंगे तो वहां पर बीच में लिखा होगा गौण काल मुहूर्त। अर्थात मुख्य मुहूर्त में अगर विवाह अपने कुछ पारिवारिक कठिनाई के कारण नहीं संभव है तो हम गौण काल मुहूर्त भी देख सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए गौण काल मुहूर्त भी पृष्ठ क्रमांक 29 पर दिया है। पृष्ठ क्रमांक 33 अगर आगे देखते हैं तो विविध उत्सवों की जानकारी हमें इस पृष्ठ क्रमांक 33 और 34 पर देखने मिलती है। तथा आगे पृष्ठ क्रमांक 35 पर इस वर्ष में होने वाले ग्रहण की जानकारी हमें मिलेगी। होरा कोष्टक भी हमें इसमें देखने मिलता है। पृष्ठ क्रमांक 36 पर भूमि क्रय विक्रय के लिए शुभ मुहूर्त है। जिसे भी भूमि यानी जमीन खरीदनी है या बेचनी है उसके लिए जो आवश्यक मुहूर्त होते हैं वह पृष्ठ क्रमांक 36 पर हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद सगाई, नामकरण तथा अन्य सभी शुभ कार्य के लिए जो मुहूर्त हैं वो पृष्ठ क्रमांक 38 पर दिए हैं, जो हम देख सकते हैं। पृष्ठ क्रमांक 43 पर मंगल दोष का विचार दिया है। उसमें एक कुंडली लिख कर दी है जिसमें किस किस स्थान पर मंगल होता है तो उस जातक को मंगल दोष है, यह लिखा है। एक बार आप देखेंगे तो भाव क्रमांक 12, 1, 4, 7 और 8 ऐसे जो भाव में लग्न कुंडली में मंगल होता है तो उस जातक को मंगल दोष माना जाता है। तो इसका भी मंगल दोष का विवरण भी हमें इसमें आसानी में समझ में आए ऐसे दिया हुआ है। पृष्ठ क्रमांक 44 पर संकष्ट चतुर्दशी का समय दिया है। यह संकष्ट चतुर्दशी किस समय पे चंद्रोदय होता है उसके जानकारी हमें इस पृष्ठ क्रमांक 44 पर उपलब्ध होती है। उसके बाद दैनंदिन चंद्रोदय का समय पृष्ठ क्रमांक 45 पर हमें देखने मिलता है। यह 45 पर पूरे दैनंदिन का हमें चंद्रोदय का समय देखने मिलेगा। पृष्ठ क्रमांक 45 बीच में बहुत सारी जाहिरातें भी आती हैं तो वो भी हमें छोड़ देनी होती हैं। उसके बाद जो है वो चंद्र अस्त का समय दिया है। पृष्ठ क्रमांक 46 पर जो दिया है वो चंद्र का अस्त का समय। इसके बाद का जो पन्ना है 47 उस पर काल निर्णय पंचांग आसानी से कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में पूरा विवरण दिया है। 5 अंग हैं उसके बारे में, उसका कार्य और उसका कैसे देखा जाता है, उसका आरंभ काल, उसका समाप्ति काल कैसे देखना है। यह पंचांग देखने का आसान तरीका काल निर्णय का इस पृष्ठ क्रमांक 47 पर दिया है। वो भी हम समय हमें होगा तब हम उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद के जो पन्ना है वो 48 में उपनयन के लिए गुरु बल कैसे ढूंढना, जिसकी अभी हमने बात की थी, वो उसमें विस्तार से दिया है। गुरु पायलट का भी विचार इसमें दिया है। उसके बाद का जो पन्ना है 49 जिसमें शनि पायलट, शनि का विचार है, चातुर्मास के व्रत के नियम है, अन्य कुछ शिवलिखित मुहूर्त देखने का कोष्टक भी पृष्ठ क्रमांक 49 में है। उसके बाद जो है वो पृष्ठ क्रमांक 50 पर विवाह गुण मेलन कैसे करते हैं उसका पूरी जानकारी इस पृष्ठ क्रमांक 50 में दी है। पंचांग में यह घटित गुण मेलन कोष्टक जो होता है जिसमें वधू वर के विवाह के सुखमय होने के लिए नियम है। इस नियमों के अनुसार वधू वर की वैवाहिक कुंडली को मिलाना होता है। कुंडली देखते समय 8 बातों पर विचार किया जाता है: वर्ण, वस्य, तारा, योनि, ग्रह, गण, कुट तथा नाड़ी। वर्ण पहला है, वस्य दूसरा है, तारा तीसरा है,
योनि चौथा है, ग्रह पांचवा है, गण छठा है, कूट सातवां है और नाड़ी आठवां है। सबको इसी प्रकार से गुण भी दिए हैं। इस प्रकार से कुल 36 गुण होते हैं। इनमें से जिन वधूवर की कुंडली में 18 से अधिक गुण मिलते हैं उन्हें निश्चित रूप से विवाह करना उचित होता है। इसमें अपवाद केवल एक बताया जाता है, जो नाड़ी एक रही तो फिर वह विवाह करना उचित नहीं होता है। मंगल दोष के विषय में हमने अगले पन्ने पर मंगल के दोष के बारे में देखा है। यह जो गुण मिलन की तालिका होती है, जिसमें वर के जन्म नक्षत्र उसकी वो पृष्ठ क्रमांक 52 पर है, गुण मिलन का कोष्टक, जिसमें दूल्हे के जन्म नक्षत्र बाएं से दाएं क्रम में दिए गए हैं और एक एक करके नक्षत्र का क्रम उसमें दिया है। जो गुण को देखने की विधि बहुत आसान पद्धति से इसमें दिया है। इस तालिका में वर के जन्म नक्षत्र के नीचे दुल्हन के जन्म नक्षत्र का लिया है, जिसके आगे लिखी संख्या को उसके गुण की संख्या माना जाता है। इसमें हम उदाहरण लेते हैं तो अच्छे से ध्यान में आएगा। अगर वर का जन्म नक्षत्र मृग है और राशि मिथुन है, तो ये कोष्टक आपके सामने रखिए, जिसमें वर लिखा है और वहां एक बाण दिखाया है, जिसमें हमने कहा कि मिथुन राशि। तो उसमें आप देखते जाइए तो तीसरी राशि मिथुन मिलेगी आपको। उसमें मृग नक्षत्र, जिसके आगे 2 चरण लिखा है, मृग नक्षत्र मिथुन में। अब इसी तालिका में हम नीचे आएंगे कहाँ तक, तो हमें वधु की राशि और उसका नक्षत्र हमें देखना है। तो इसमें वर का जो है वो मृग नक्षत्र है और मिथुन राशि है, तो वधु की जो जन्म नक्षत्र है वो हस्त है और राशि कन्या है। तो वधु के जो नाम के नीचे जो बाण दिया है उसमें हम नीचे नीचे आएंगे, जहां पर हमें कन्या राशि और हस्त नक्षत्र देखना है। तो ऊपर से चौथी राशि कन्या, नहीं मेरी कुछ गलती हो 32। गई है। कन्या जो है वो 5वीं राशि है, उसमें हस्त नक्षत्र के 4 चरण दिए हैं। इसके साथ हम यहाँ सामने देखेंगे मिथुन का मृग और कन्या का हस्त, तो 32 गुण दिखते हैं हमें। तो ये एक उदाहरण के लिए लिया है कि 32 गुण। इसका अर्थ है कि इन दोनों का संयोजन अच्छा हो सकता है। जितने अधिक गुण होंगे उतना ही अच्छा रहता है। प्रत्येक राशि के अंदर जो 2.25 नक्षत्र है उसका विभाजन इस कोष्टक में दिया है। बाकी अलग से गुण मिलन करना है तो उसका सत्र, उसके बारे में भी पृष्ठ क्रमांक 50 में दिया है। उसका वैसे देखेंगे तो भी जवाब यही मिलने वाला है। विवाह मुहूर्त जो है वो गुण मिलन के बाद पूरे वर्ष के लिए विवाह मुहूर्त भी हमने देखे, जो अगले इस पन्ने में दिए थे। विवाह मुहूर्त के लिए कुछ नियम भी दिए हैं, जैसे महीना कौन सा होना उचित होता है, तो माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ और ये सर्वोत्तम महीने हैं, और मार्गशीर्ष जो है वो मध्यम महीना होता है। तिथि कौन सी है अच्छी होती है, तो अमावस्या और रिक्त तिथियां छोड़कर बाकी सभी तिथियां हम ले सकते हैं। रिक्त तिथियां कौन सी, तो चतुर्थी, प्रतिपदा और चतुर्दशी, ये 3 जो तिथियां हैं वो रिक्त तिथियां कही है। तो अमावस्या, चतुर्थी, प्रतिपदा और चतुर्दशी, इनको छोड़कर बाकी तिथियां हम विवाह के लिए ले सकते हैं। पक्ष कौन सा होना चाहिए, तो शुक्ल पक्ष उचित रहता है। उसके बाद वार कौन से अच्छे होते हैं, तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यह उत्तम वार गिने जाते हैं। नक्षत्र तो रोहिणी, मृगशीर्ष, मघा, उत्तरा, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, यह उत्तम माने जाते हैं। कुछ वर्जित बातें भी हैं कि इनको छोड़कर हमें विवाह मुहूर्त निकालना चाहिए। जैसे बृहस्पति तथा शुक्र का अस्त होता है तो वो ठीक नहीं, उसे वर्ज करना है। सिंहस्थ बृहस्पति, अधिक मास, क्षय मास, व्यतिपात, वैधरितिपात, भद्रा, पर्वे, करिदीन तथा अन्य कुयोग जो हैं उन्हें हमें व्यर्ज मानना चाहिए। विवाह के समय वधु और वर की जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों का भी ध्यान रखना उचित होता है। जैसे
वधु तथा वर के लग्न से तथा चंद्र से विवाह का समय जो है वो 8वां लग्न नहीं होना चाहिए, यह भी हमें देखना पड़ता है। इसके बाद जो है वह पंचांग आरंभ होता है। तो पृष्ठ क्रमांक 55 पर हम देखेंगे, जिसमें अंग्रेजी दिनांक है। वो चार्ट जो है उसमें अंग्रेजी दिनांक दिया है। पहले ही पन्ने में अगर हम देखते हैं तो मार्च के 19 तारीख से लेके अप्रैल के 2 तारीख तक का दिया है। दूसरा जो है वो वार है कि 19 तारीख को कौन सा वार है, और आगे सभी तारीख के आगे वार दिए हैं, और उसके आगे का जो है स्तंभ उसमें तिथि दी है। वार जो है वो पंचांग का पहला अंग है, दूसरा अंग तिथि है, और तिथि के आगे समाप्ति काल दिया है, वो घंटे और मिनट के इसमें दिया है। अगर आप देखते हैं तो आज की जो तारीख है वो 1 अप्रैल है, जिसके सामने बुधवार लिखा है, और तिथि दी है चतुर्दशी। तो चतुर्दशी जो है वो प्रातः 7:06 पर समाप्त होती है। वास्तव में आज की तिथि जो है वो अनध्ययन तिथि है, लेकिन ये पंचांग का बहुत सारा विषय जो है वो पहले हो चुका है। आज केवल पंचांग का परिचय है, इसलिए ये सत्र हम ले रहे हैं, अन्यथा अनध्ययन तिथि के दिन ये नहीं लेना चाहिए था। परंतु बहुत सारी जो बातें हैं पंचांग की, जैसे वार, तिथि, नक्षत्र, ये सब कुछ हमने आगे ले लिया है पहले, इसलिए अभी इस विषय को और लंबा ना करना, इसलिए आज का सत्र हम ये ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो चतुर्दशी है वह आज सुबह 7:06 पर समाप्त हुआ है। तो उसके 7:06 पर समाप्त हुआ, तो उसके बाद क्या आरंभ हुआ है, तो पूर्णिमा आरंभ हो गई है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो पूर्णिमा का समय है, जिसके कारण ये अनध्ययन तिथि है, लेकिन हम पंचांग देख रहे हैं। उसके आगे दिया है नक्षत्र, जो तीसरा अंग है, उसका नाम है उत्तरा फाल्गुनी। यह नक्षत्र समाप्ति काल वो भी आगे दिया है 16:17। 16:17 अर्थात दोपहर के 12:04, यानी दोपहर के 16 में से 12 घटा देते हैं तो दोपहर के 4:17 का समय मिलता है, जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वो समाप्त हो गया है। तो उसके बाद 4:17 पर कौन सा नक्षत्र आरंभ होता है, तो उसके नीचे का हस्त नक्षत्र जो है वो दोपहर को 4:17 से आरंभ हो गया है। पंचांग का जो चौथा अंग है वो है योग। योग और करण के विषय में जो बातें हैं वो हमें खास करके मुहूर्त देखने के लिए उपयोगी होता है। मुहूर्त तथा जन्म समय पर बालक का स्वभाव कैसा था, यह देखने के लिए योग और करण का उपयोग होता है, क्योंकि जैसे जैसे वय बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे स्वभाव बदलता है। परंतु जन्म समय पर वो स्वभाव कैसा था वो देखने के लिए योग और करण का उपयोग करते हैं, तथा किसी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकालने के लिए भी योग और करण का उपयोग करते हैं। तो हम आज का देख रहे हैं कि 1 अप्रैल को बुधवार, चतुर्दशी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके बाद जो चौथा अंग है वो योग है, वो वृद्धि का है। उसका भी समाप्ति काल दिया है 14:50, यानी दोपहर को 2:50 पर ये समाप्त हो गया। और उसके बाद जो योग आरंभ होता है वो ध्रुव है, जो उसके नीचे लिखा है। उसके बाद जो करण है, करण हमने देखा कि दिन में 2 करण होते हैं। तो पहला करण जो है वो तिथि के साथ समाप्त होता है। चतुर्दशी 7:06 पर समाप्त हो गई, तो ये वणिज भी प्रातः काल 7:06 पर समाप्त हो गया। उसके बाद जो आरंभ होता है वो उसके नीचे का नहीं, उसके आगे का, वो विष्टिकरण है, जो 19:20 अर्थात शाम को 7:20 पर वो समाप्त होता है। इसके आगे दिया है दिनमान। दिनमान अर्थात पूरे दिन का मध्य दिया है। पूरे दिन में दिन के जो 12 घंटे हैं उसका मध्य क्या है, तो 12:15। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे दिन बड़ा होता जाएगा, तो उसका मध्य भी बड़ा होता जाएगा, उसका समय भी बढ़ेगा। वैसे ही आगे दिया है सूर्योदय का समय। सूर्योदय है वो प्रातः 6:35, और आगे दिया है सूर्यास्त का समय, जो है संध्याकाली 18:50, अर्थात शाम को 6:50 पर यह सूर्यास्त होगा। जो आगे के पन्नों पर चंद्र की राशि जो बदलती है उसका
कोष्टक में चंद्र का नहीं था, बाकी अन्य ग्रहों का था, तो चंद्र का यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर 2 ढाई दिन में चंद्र की राशि बदलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये बुधवार के दिन चंद्र जो है वो कन्या राशि में है। वह कब कन्या राशि में आया? तो ये गत दिन यानी मंगलवार को सिंह राशि 21:32 पर समाप्त हुई थी। अगले दिन मंगलवार को 21:32 अर्थात रात को 9:32 पर सिंह राशि समाप्त होती है और उसी रात को कन्या राशि आरंभ होती है। आज के दिन में कन्या राशि पूरे 24 घंटे है, इसलिए वहां पर समाप्ति काल नहीं दिया है। लेकिन अगले दिन गुरुवार को कन्या राशि का समाप्ति काल दिया है, वह है 30:28। अब घड़ी तो अपनी 24 घंटे की होती है, तो ये 30 मिनट कैसे गिनने, इसके विषय में भी अपने पहले के पूर्व के सत्र में हो गया है, फिर भी एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सूर्योदय होने के बाद अपना दिन बदलता है, तो सूर्योदय तक यह घड़ी ऐसे ही चलती है। तो 30:28 अर्थात 30 में से 24 घटाने होते हैं, रात को 12 बजे 24 बजते हैं, तो ये 30 में से 24 घटाएंगे तो गुरुवार के दिन सूर्योदय के पहले सुबह 6:28 को कन्या राशि चंद्र की जो है वो कन्या राशि समाप्त हो जाती है। ऐसे ही सारे राशियों के चंद्र के सारे भ्रमण के राशियों के जो समय है वो सब यहाँ दिया है। आगे का जो है वो भारतीय दिनांक है, उसके बाद मुस्लिम दिनांक है और अंग्रेजी दिनांक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 1 अप्रैल के ही सीधी रेखा में, तो कन्या राशि के बाद जो हम देखते हैं तो आगे दिया है हनुमान जयंती का उपवास, नरसिंह दीपोत्सव। ये सारे उस दिन में जो जो भी उत्सव होते हैं या विशेष दिन होते हैं, उसकी सारी जानकारी यहाँ पर दी है। अब कुछ उसके आगे देखेंगे तो काउंट्स में ब्रैकेट में कुछ नंबर दिए हैं, बहुत सारी जगह पर नंबर दिए हैं। इसका कारण ऐसा है कि उस दिन के जो भी विशेष दिन है, उसकी जो विशेषता है वह लिखने के लिए वहां पर जगह कम पड़ रही है, इसलिए वो काउंट्स में ब्रैकेट में जो नंबर दिए हैं, तो ये चार्ट के नीचे ही उसका पूरा विवरण दिया है। जैसे आप पहला ही देखेंगे गुड़ी पाड़वा का, उसके आगे 19 क्रमांक दिया है, तो ये चार्ट के नीचे पहला ही 19 दिया है, तो उसके विषय में और अधिक जानकारी यहाँ पर हमें देखने मिलेगी। ऐसे जहाँ जहाँ भी कंस में ब्रैकेट में जो नंबर है उसकी विशेष जानकारी हमें नीचे देखने मिलती है, जो हम देख सकते हैं। समय काफी अधिक हो गया अपना, मैंने घड़ी पर ध्यान नहीं दिया। आगे का जो पंचांग का विषय है वो अगले सत्र में लेंगे हम। करीब 15 मिनट अधिक हो गए ना? नहीं, अभी समय 15 मिनट का समय है अपने पास, 21:10 बज रहे हैं, तो और थोड़ा आगे देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद हम पृष्ठ क्रमांक 54 को देखते हैं एक बार, जिसमें प्रतिदिन प्रातः काल 5:30 बजे के स्पष्ट ग्रहों की स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई देती है। जहाँ पर फिर से कोष्टक है जिसमें पहला जो है वो अंग्रेजी तारीख है, मार्च महीने के 19 तारीख से लेके अप्रैल के 2 अप्रैल तक का है। उसके बाद दिया है वो रवि क्रांति, उसके पश्चात रवि रवि के नीचे रा अ क वी ऐसा लिखा है, उसका अर्थ होता है रवि जिस स्थान पर है उस रा अर्थात राशि, अ अर्थात अंश, क अर्थात कला और वी अर्थात वी कला। तो रवि जो है वो 11 राशि पूर्ण करके 4 अंश 10 कला और 11 वी कला पर है। 19 तारीख का हम देख रहे हैं पहला ही। तो रवि की गति कितनी है? तो 24 घंटे में रवि की गति है 59 कला 41 वी कला। यह गति कैसे निकलती है? तो जैसे हम 20 तारीख की जो है गति वह दिखाई है यहाँ पर 59 कला 38वीं कला। ये कैसे निकालते हैं? तो ये आसान तरीका ऐसा होता है कि 20 तारीख के रवि की स्थिति में से 19 तारीख की रवि की स्थिति अगर हम कम करते हैं, उसको माइनस करते हैं, तो हमें रवि की गति मिलती है।
वैसे ही अगर 21 तारीख की गति जो दी है रवि की 59 कला और 36 वी कला, तो ये 21 तारीख की गति कैसे मिलेगी? तो 21 तारीख के रवि की स्थिति जो है राशि अंश कला वी कला, उसमें से 20 तारीख के रवि की जो स्थिति है राशि अंश कला वी कला, उसको माइनस करते हैं, कम करते हैं, घटा देते हैं, तो जो संख्या मिलती है वह हमें रवि की गति मिलती है। 24 घंटे में रवि ने कितना भ्रमण किया, यह रवि की गति से हमें मिलता है। वैसे ही चंद्र की क्रांति, चंद्र के राशि अंश कला वी कला दिया है, चंद्र की गति दी है। चंद्र सबसे अधिक गतिमान है, इसलिए अगर आप देखते हैं तो 19 मार्च को चंद्र की गति है 845 कला 15 वी कला। उसके पश्चात है मंगल, वो अस्त और उदय जो है वो पारंपरिक के लिए आवश्यक है, हमारे लिए केवल उसका स्थान। अब एक उदाहरण के लिए लेते हैं मंगल का ही, तो मंगल की स्थिति 19 तारीख को दिया है 10 राशि पूर्ण करके 18 अंश पर 42 कला है। तो ये कौन से राशि में होगा, आप में से कौन बता सकता है? नहीं, कुंभ कुंभ। कुंभ क्यों होगा? 10 राशि कंप्लीट किया तो 11 में आ गया ना। हाँ, एकदम बराबर। 10 राशि पूर्ण की है तो 11वीं राशि जो है कुंभ, उसमें मंगल होगा। तो जहां पर भी राशि दी है, जैसे बुध भी 10वीं राशि पूरी करके 14 अंश 26 कला पर है, तो बुध भी कुंभ में होगा। वैसे गुरु जो है वो 2 राशि 20 कला 58वीं कला है, तो 2 राशि पूर्ण की है तो तीसरी राशि में होगा वो। तो कौन सी राशि होगी? मिथुन राशि में होगा। ऐसे हर एक की जो स्थिति दी है वह राशि के साथ साथ उसकी अंश और कला, जो अधिक गति से चलते हैं उनकी वी कला भी दी गई है, जो संथ गति से चलते हैं उनकी केवल कला दी है, अंश और कला इतना ही दिया है। जिनकी गति तीव्र है उनकी राशि अंश कला और वी कला तक दिया है। अब हम और आगे आएंगे तो हमें देखने मिलेगा शनि, शनि संथ गति में चलता है, तो यहाँ पर राशि का क्रमांक नहीं दिया, लेकिन शनि के नीचे ही लिखा है मीन राशि, अगर आप देख पाते हैं तो। अर्थात ये पूरे 15 दिन में रवि जो है शनि जो है वो मीन राशि में ही रहेगा, केवल उसके अंश और कला दिए हैं। वैसे ही हर्षल जो है वो वृषभ राशि में है, तो उसकी भी केवल अंश और कला दिए हैं। नेपच्यून मीन राशि में है, तो उसकी भी कला और अंश और कला दिए हैं। वैसे प्लूटो जो है वो मकर में है, राहु कुंभ में है, केतु का नहीं दिया है। तो राहु और केतु में बराबर 180 अंश का अंतर होता है, दोनों आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पर कुंभ राशि दी है जो 11वीं राशि है, तो केतु किस राशि में होगा? बोलिए 5वीं है क्या? जी। सिंह सिंह। पांचवी राशि में राशि सिंह में पांचवी राशि सिंह में होगा, और उसका अंश और कला यही आएगा जो राहु का है वही केतु का आएगा, केवल राशि बदलेगी यहाँ पर। यह सब चार्ट जो है वो हमें हाथ से अगर जन्माक्षर बनाने हैं उसके लिए ये पूरा चार्ट हमें उपयोग में आता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर से या किसी एप्लीकेशन से कुंडली बनाने वाले हैं तो ये चार्ट केवल हमारी जानकारी के लिए है, इसका अधिक उपयोग हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ से कुंडली बनानी होती है तब। अर्थात आपको छोटा सा उदाहरण भी दे देता हूँ। यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो लिखा है प्रतिदिवसी यानी हर दिन का प्रातः काल सुबह 5:30 बजे के स्पष्ट ग्रह दिए हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा जातक आता है कि जिसका जन्म समय प्रातः 7:30 बजे का है, तो यहाँ तो 5:30 के ग्रह हैं, तो हमें 7:30 बजे के निकालने पड़ते हैं। वह कैसे निकालेंगे हम? तो जैसे बताया कि गति दी है 24 घंटे में, अगर रवि 59 कला 41 कला आगे चला है तो जन्म समय 5:30 से 7:30 यानी 2 घंटे का अंतर है। तो ये 24 घंटे में इतना आगे गया है तो 2 घंटे में कितना? तो ये 59 कला और ये रहा गति जो है वो कला और विकला, 59 कला और 41वीं कला, इसे हमें 24 से भागना होगा और जो उत्तर आएगा उसे 2 से गुणा करना होगा, तब हमें रवि की जन्म समय की योग्य स्थिति उपलब्ध हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि हमें हमेशा ऐसे राउंड फिगर में ही जन्म समय मिलेगा।
7:30 बजे का ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 7:38 का भी मिल सकता है, 7:51 का मिल सकता है, 8:06 का मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें गणित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन अभी हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास वो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है, तो ये सब गणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं सीख रहा था उस समय पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं होते थे। तो कृष्णमूर्ति पद्धति से कोई जन्माक्षर बनाने होते हैं तो करीब करीब 7 से 8 घंटे लगते थे हाथ से पूरा कैलकुलेशन करने के लिए। यह तो केवल ग्रहों के विषय में है, आगे हमें 12 भाव भी स्पष्ट निकालने होते हैं, उसमें भी वैसा ही गणित करना होता है जो अभी आपको आवश्यक नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये सारा मैंने पर बताया है। अभी इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानकारी है पंचांग के विषय में। तो अभी 22:06 यानी 10:06 हुए हैं। इतनी जो जानकारी हमने यहाँ पर ली है, इसके विषय में कुछ जिज्ञासा है या कोई कोई समझ में नहीं आया है तो कृपया अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि आगे विषय चला जाएगा तो वह अगर हमारी समझ स्पष्ट नहीं होगी तो आगे फिर दुविधा हो सकती है। तो उसके विषय में भी आप पूछ सकते हैं। चलो अच्छा है, अब तक का सारा विषय सभी को ध्यान में आया है, किसी को कोई जिज्ञासा या समझ में नहीं आया ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। इसी पृष्ठ क्रमांक 55 पर दाहिने हाथ पर ऊपर के कोने में एक कुंडली निकाल के दी है, जिसमें चैत्र शुद्ध 15 अर्थात पूर्णिमा गुरुवार सूर्योदय 6:34 सूर्योदय के समय की ये कुंडली बना के दी है। उदाहरण के लिए यह कुंडली से यह पारंपरिक पद्धति की कुंडली है, जो कृष्णमूर्ति की नहीं है, इसमें अंतर होता है। ये उदाहरण के लिए यहाँ पर कुंडली दी है। इसके बाद हम उसी पन्ने पर नीचे देखते हैं तो सूर्यादि ग्रह के नक्षत्र चरण समाप्ति काल भी दिए हैं, जो हमें वैसे आवश्यकता नहीं है। ग्रह राशि प्रवेश भी दिया है उसमें। उसके बाद उत्तरायण चंद्र ऋतु वसंत, सौर ऋतु वसंत, रवि नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र चरण समाप्ति काल इसमें दिया है। उसकी भी वैसे तुरंत हमें आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ क्रमांक 54 पर भी नीचे के देख लेते हैं। ग्रह के योग दिखाने वाला तख्ता, योग जो है वो हमें मुहूर्त के लिए आवश्यक होता है। जो हम LSRD निकालते हैं उसके लिए बहुत महत्व का है। यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 54 पर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रत्येक दिन का मुंबई का लग्न कोष्टक दिया है। LSRD में जो L होता है लग्न, जो हम इससे देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी हम देखते हैं कि मेरे घड़ी में बराबर 10:09 यानी 22:09 हुए हैं। तो आज की 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल में 22:09 पर कौन सा लग्न होगा? तो आप देखेंगे तो 1 अप्रैल के सीधे लाइन में आएंगे तो 21:07 दिखता है, वो तुला है। तुला, 21:07 पर तुला लग्न समाप्त हो गया है। यहाँ जो समय देते हैं वो समाप्ति काल होता है। तो उसके फिर बाद वृश्चिक। जो है वृश्चिक, जो 24:07 तक है। तो हमें इस समय का अगर लग्न देखना है तो वो आएगा वृश्चिक। वृश्चिक लग्न अभी का, अभी हम जो समय देख रहे हैं, तो ये लग्न निकालने के कोष्टक जो है वो 15 दिन का यहाँ पर दिया रहता है, पूरे 24 घंटे का, सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक। तो ये हमें मिलेगा। अभी जैसे आज का सूर्योदय कितने बजे का था, अगर हम पृष्ठ क्रमांक 55 पर देखते हैं 1 अप्रैल को, तो सूर्योदय का समय यहाँ पर देखिएगा 6:35। वो आज का सूर्योदय है 6:35। अभी हम उसी जगह पृष्ठ क्रमांक 54 पर आते हैं 1 अप्रैल को, तो पहला जो है वो मीन लग्न है, वो 7:17 का 7:17 पर समाप्त हो गया है। तो ये आरंभ कब हुआ? तो सूर्योदय से आरंभ हुआ, 6:35 से आरंभ हुआ और 7:17 पर मीन लग्न समाप्त हुआ। और उसके बाद जो है वो 9:01 पर मेष लग्न है, ये 9:01 पर समाप्ति काल है। और आरंभ कब है? तो मीन लग्न समाप्त होता है वही मेष का आरंभ समय है 7:17 और मेष का समाप्ति काल है लग्न का वो 9:01 का। उसी तरह आगे का देखेंगे तो वृषभ लग्न है 11:01। वृषभ लग्न 11:01 पर समाप्ति काल है और वृषभ लग्न का आरंभ काल जो है वो प्रातः 9:01 का। यह ध्यान में आ रहा है सभी को? जी। हाँ, तो हमें LSRD निकालते समय यह हमें लग्न देखा है। अभी नक्षत्र भी देख लेते हैं अभी का।
तो 1 अप्रैल को पृष्ठ क्रमांक 55 पर देखेंगे। 1 अप्रैल को बुधवार, चतुर्दशी और नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, जो दोपहर फाल्गुन। को 4:17 पे समाप्त हो गया है। तो अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है? तो उसके नीचे का हस्त नक्षत्र हस्त। चल रहा है। हस्त। और उसके बाद राशि कौन सी है? तो राशि में हमने आगे देखा था कि उसी आगे देखेंगे तो चंद्र राशि लिखा है कन्या। तो एलएसआरडी में लग्न जो है वो वृश्चिक था और जो नक्षत्र है वो हस्त है, राशि जो है वो कन्या है और दिन जो कन्या। है वो बुधवार है। यह बुधवार। एलएसआरडी निकालने का सबसे आसान तरीका हम पंचांग से निकाल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब तक के लिए इतना पर्याप्त है। पंचांग का नक्षत्र कहाँ आगे से का देखा? विषय जो है वो हम अगले सत्र में आगे जारी रखेंगे। अंतिम नक्षत्र कहाँ 2 से मिनट देखा? बचे हैं। नक्षत्र कितना कहाँ से मिनट है? देखा? जी बोलिए। नक्षत्र कहाँ से देखा? नक्षत्र पृष्ठ क्रमांक 55 देखिए 55। जी, जिसमें 55 में जो चार्ट है उसमें अंग्रेजी तारीख में 19 तारीख से लेकर नीचे आइए 1 अप्रैल दिख रहा है, उसके सामने बुधवार दिखा है, उसके बाद चतुर्दशी दिख रहा है, हाँ जी। उसके आगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लिखा है हाँ, जिसका समय 16:17 है। यानी आज दोपहर को 4:17 पर उत्तरा फाल्गुनी समाप्त हो गया है। समाप्त। उसके बाद का जो नक्षत्र है वो उसके नीचे का है हस्त नक्षत्र। अगर हम अभी दोपहर को 4:17 के पहले देखते तो हम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र देखते, लेकिन अभी जो समय है वो 10:14 है रात्रि का, तो हमें हस्त नक्षत्र लेना होगा। मीरा जी ध्यान आ रहा है? हाँ, समझ में आ गया, हाँ, समझ में। तो वैसे ही वो गुरुजी इसमें नक्षत्र जो है, इसमें हाँ जी, आपने एलएसआरडी इसमें से कैसे निकाला? फिर से एक बार बताइए ना। एक 2-4 मिनट सत्र बढ़ेगा तो चलेगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ चलेगा। ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 54 पर आइए 54। बराबर। हाँ, जिसमें चैत्र शुक्ल पक्ष प्रत्येक दिवसाचे मुंबईचे लग्न कोष्टक, ये कोष्टक दिख रहा है? जी हाँ, उसमें भी 2 मुख्य भाग हैं। प्रातः काल नंतरच्या वेळा यानी प्रातः काल यानी सूर्योदय के बाद का समय राइट और सूर्यास्त के बाद का समय, संध्या समय, ऐसे 2 मुख्य हैं। बराबर। तो हम नीचे आते हैं 1 तारीख को जी और अभी का समय हमने देखा था वो 22:10 का। तो हम लाइन में आगे बढ़ते जाते हैं। 7:17, 9:01, 11:01, हमें 22 तक आना है। बराबर तो जी उसके पहले 21:07 को तुला लग्न समाप्त हो गया है। समाप्त हो गया। उसके बाद जो है वो वृश्चिक लग्न है जो 24:07 को समाप्त होगा। तो अभी जो लग्न चल रहा है वो वृश्चिक चल रहा है, वृश्चिक बराबर। यानी रात को 12 बजे तक वृश्चिक लग्न रहेगा, 12:07 तक। ध्यान में आया? जी जी अभी समझ में आ गया। तो एलएसआरडी का एल जो है अभी लिखना होगा तो वृश्चिक लिखना होगा। ये एल का मंगल। लग्न हो गया जी, मंगल। उसके बाद एस यानी स्टार। स्टार का हमने देखा पृष्ठ क्रमांक 55 पर। तीसरा अंग जो है वो नक्षत्र है जिसमें उत्तरा फाल्गुनी 4:17 पर समाप्त हो गया। तो उसके बाद का जो नक्षत्र है वो हस्त नक्षत्र हस्त आएगा। नक्षत्र। हाँ स्पष्ट हो गया? यस यस। उसके बाद 1 तारीख को पृष्ठ क्रमांक 55 पर ही आगे जाते हैं तो ऊपर चंद्र राशि लिखा है और नीचे इसमें कन्या लिखा है। कन्या के हाँ आगे कोई हाँ समय नहीं है, अर्थात ये पूरे दिन 24 घंटे तक कन्या में ही चंद्र रहने वाला है और बराबर चंद्र राशि कन्या है। तो आर की जी। जगह पर कन्या आएगा, आर यानी राशि, बुध, हाँ। और डी के जगह पर डे अर्थात वार, जो 1 अप्रैल को बुधवार है आज, तो वो बुधवार। बुध आएगा। स्पष्ट हो रहा है एलएसआरडी का? जी 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 हाँ, इसमें आपको किसी एप्लीकेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर एलएसआरडी तुरंत देख सकते हैं 1-2 मिनट के भीतर उस समय का। एलएसआरडी देखना ध्यान में आ गया होगा, आशा करता हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ, तो अभी हमारा समय 2 मिनट अधिक हो गया है। तो आज का शांति मंत्र का पठन कौन करेगा? मैं जी करूं?
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते बच्चते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति 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 शांति। हरि ओम। अभी तो हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। आज के सत्र के बाद कुछ गृह पाठ मैं अपने सहपाठी समूह पर दे देता हूँ, जो गृह पाठ हमें अगले सत्र के पहले पूर्ण करके रखना है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।